कनाडा की पूरी आबादी है लगभग 4 करोड़, उसमें से लगभग 7.5 लाख लोग सिख हैं। यानी कनाडा की पॉपुलेशन का 2.1% सिख लोगों का है। इनफैक्ट भारत के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं तो वो कनाडा ही है। हालांकि सिख लोग भारत के अलावा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बाकी कंट्रीज में भी रहते हैं, बट कनाडा में सिखों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो कनाडा को ही क्यों चुना सिखों ने माइग्रेट करने के लिए? और एक और बात है कनाडा की हिस्ट्री की जो जनरली लोगों को नहीं पता है। बहुत सालों पहले एक बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ सिख कनाडा में गए थे और कनाडा की सरकार ने उनको अपने देश में आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था तुम वापस इंडिया जाओ। हालांकि आज भारत के बाहर सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन कनाडा में ही है, बट एक टाइम ऐसा भी था जब कनाडा की सरकार ने कह दिया था सिख लोगों को कि तुम हमारे देश में नहीं आ सकते। उसी टाइम के बारे में, उसी घटना के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1857 से, यानी आज से 100 साल से भी पहले। उस जमाने में ब्रिटिश एम्पायर पे क्वीन विक्टोरिया का राज था, और क्योंकि उसी टाइम पे साल 1897 में क्वीन विक्टोरिया को अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेट करना था। उनकी ताजपोशी हुए 60 साल हो चुके थे और उन्होंने सोचा कि पूरे एम्पायर में जहां जहां पे उनकी फौजें हैं वहां पे एक बड़ी प्रदर्शनी होगी। तो उसी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कुछ फौजी गए कनाडा में, वैंकूवर में। और वो जो फौजियों का ग्रुप गया था उसमें थे ये सिख लोग जो भारत के पंजाब से गए थे। इसी ग्रुप में एक सिख फौजी थे जिनका नाम था केसूर सिंह जी, और इन्हीं को कहा जाता है कि ये पहले सिख इमिग्रेंट थे जो कनाडा में आके बसे। 1897 से 5 साल के बाद साल 1902 में एक नए राजा बने ब्रिटिश एम्पायर के। इनका नाम था किंग एडवर्ड VII। इनकी ताजपोशी होने की जो सेलिब्रेशंस होनी थी इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें भी सिख फौजी गए थे। तो इस प्रकार से इन दोनों सेलिब्रेशंस की वजह से ओरिजिनली जाके सिख लोग सेटल हुए कनाडा में। कनाडा में भी वैंकूवर में इन्होंने धीरे धीरे रहना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में जो कनाडा में सिख पहुंचे थे वो ज्यादातर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और कुछ गांव के लोग थे। इनका सपना यहाँ पे था कि एक नई जमीन है, एक खुली जमीन है जहाँ पे बहुत खेती करने के लिए, यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे अपनी जिंदगी बसाएंगे। क्योंकि उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये रेपुटेशन थी कि सिख लोग जो होते हैं ये बहुत फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। इसलिए जो भी सिख लोग यहाँ पे आ रहे थे कनाडा में वो सारे ज्यादातर मजदूरी वाले काम में लग रहे थे। चाहे पेड़ काटना हो गया, रेलवे लाइन्स में काम में लग गए या फिर माइंस में काम कर रहे थे, सारे फिजिकल लेबर वाले काम। और ये लोग जो तनख्वाह ले रहे थे इस काम के लिए ये वाइट लोगों से कम ले रहे थे। तो इसीलिए धीरे धीरे करके इन्होंने अपने पैर जमाने यहाँ पे स्टार्ट किए। तो साल 1904 से लेके 1908 तक कनाडा में लगभग 5000 सिख इकट्ठे हो गए। उस टाइम तो कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग इस बात को नोटिस नहीं कर रहे थे कि सिख लोग यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका सारा फोकस चाइनीज पॉपुलेशन पे था। वो लोग चाहते थे कि चाइनीज लोग उनके कंट्री में ना आए और वो लोग ऐसे लॉज बना रहे थे कि चाइनीज लोग को यहाँ पे आने से रोकें। और जब धीरे धीरे करते करते सिख लोगों की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ने लगी और जो व्हाइट लोग थे वो लोग नोटिस करने लगे कि ये लोग बहुत मेहनती भी है और बहुत कम सैलरी पे काम कर लेते हैं। तो जो व्हाइट लोग थे, जो व्हाइट मजदूर थे, उनको लगने लगा कि ये लोग आके हमारी जॉब ले जाएंगे, तो उन्होंने इनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि इन सिखों का विरोध करने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल ग्रुप बना लिया था जिसका नाम था एशियाटिक एक्सक्लूजन सोसाइटी। इनका सारा काम ये था कि ये जो सिख लोग आ रहे हैं भारत से इनको रोका जाए और इनको वापस भेजा जाए। 1907 में इसी ग्रुप ने अपने रेशियल मोटिवेशंस की वजह से सिख लोगों को पकड़ पकड़ के मारा, उनकी जॉब छीनी, उनके घर तोड़ दिया ताकि सिख लोग यहाँ पे रहने से डरने लगे। पर फिर भी यहाँ पे जो सिख आबादी थी वो डटी रही और साल 1907 में उन्होंने एक नए ग्रुप को बनाया यहाँ पे जिसका नाम था खालसा दीवान सोसाइटी। और इन्हीं लोगों ने मिलकर फिर पहली बार कनाडा में एक गुरुद्वारा बनाया जिसको 1908 जनवरी में खोल दिया गया। इस गुरुद्वारे में जो लोकल सिख पॉपुलेशन थी वो आने लगी, पूजा करने लगी, एक दूसरे से मिलने लगी। तो इस वजह से एक भाईचारे की जो भावना है वो बहुत बढ़ने लगी इस गुरुद्वारे के बनने के बाद। और ये सब होते हुए कनाडा की सरकार देख रही थी। तो साल 1908 में एक कैनेडियन पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था विलियम किंग। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इतनी सिख पॉपुलेशन आ रही है वो यहाँ के वेदर के लिए, यहाँ के मौसम के लिए सूटेड नहीं है, उनको बहुत परेशानी होगी यहाँ पे। तो उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए कनाडा में, उनको एक दूसरी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का ही राज है। वो जगह थी हॉन्डुरस आइलैंड्स पे। तो उन्होंने कहा कि आप सब वहां पे जाओ, वहां पे अच्छा मौसम है, आप वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भाई श्याम सिंह और भाई नगर सिंह को भेजा कि आप जाइए हॉन्डुरस आइलैंड पे, देखिए वहां बहुत अच्छा माहौल है, आप वहां पे सेटल हो जाओगे। ये जो दोनों लोग थे ये लोग वहां पे गए, हॉन्डुरस आइलैंड्स में, बेलीज में गए, वहां पे पूरा मुआयना किया कि कैसी रहने की कंडीशंस है, क्लाइमेट कैसा है। और वापस आके इन्होंने अपनी सिख आबादी को कनाडा में कहा कि आप वहां पे जाके मत रहना,
वहाँ कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से जो कैनेडियन सरकार का ये जो तरीका था हॉन्डुरस आइलैंड्स पे भेजने का, वो फेल हो गया। बट अभी भी कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि और सिख लोग कनाडा में ना आए, तो इसीलिए उन्होंने 1908 में एक नया कानून बनाया। इस कानून में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कनाडा आना है तो जब आप अपने देश से जहाज पे बैठे तो आपका जहाज पूरा कंटिन्यूअस जर्नी करके कनाडा पहुंचना चाहिए, मतलब कहीं बीच में रुकना नहीं चाहिए। अब ये कानून उन्होंने जानबूझ के सिखों को टारगेट करने के लिए बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि उस जमाने में ऐसी कोई शिप ही नहीं थी जो इंडिया से चलेगी, इतना लंबा ट्रैवल करके सीधा कनाडा पहुंचेगी। नेचुरल सी बात है, उसको बीच में रुक के आना पड़ेगा। बट अगर आप रुक के आ रहे हो तो आप कनाडा में नहीं आ सकते। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो तो आपके पास कम से कम $200 होने चाहिए। देखिए, यूरोप के लोगों के लिए उन्होंने कानून चेंज नहीं किए थे। अगर आप यूरोपियन हो और आपको कनाडा आना है तो आपको सिर्फ $20 लेके आना है। बट अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको $200 चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि उन्होंने कानून बनाया ही इसलिए था ताकि इंडिया के जो सिख लोग हैं और इंडिया के जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा में ना पहुंच पाए। और इसी कानून की वजह से एक ऐसी घटना हुई जिसको कनेडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा काला धब्बा माना जाता है। वो ऐसा था कि साल 1914 में एक सिख बिजनेसमैन थे जिनका नाम था बाबा गुरदीत सिंह। उन्होंने इसी कानून को चैलेंज करने के लिए एक शिप तैयार की जिसका नाम था कोमागाता मारू। ये शिप हांगकांग से चलने वाली थी। इसमें कुल मिला के 150 पैसेंजर्स, और ये पैसेंजर्स ज्यादातर सिख, मुस्लिम और हिंदू थे। हांगकांग से चलने के बाद ये शिप जापान भी गई, वहां पे कुछ और लोगों को बैठाया। कुल मिला के इस शिप में 376 पैसेंजर्स हो गए थे और ये शिप अब चल पड़ी पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके कनाडा की तरफ। लगभग 2 महीने ट्रैवल करने के बाद जब ये शिप फाइनली कनाडा के वैंकूवर में पहुंची तो वहां पे उनका स्वागत करने के लिए आ गई थी कनेडियन पुलिस और वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर्स, और उन्होंने कह दिया कि आप कनाडा में नहीं घुस सकते। रीजन उन्होंने ये दिया कि आप जो इतनी यात्रा करके आ रहे हो, आपने डायरेक्टली नहीं आए हो, कंटिन्यूअस जर्नी नहीं किया आपने, आप रुक के आए हो, इसीलिए आप इस कानून को तोड़ रहे हो, इसीलिए आपको कनाडा में घुसने का अधिकार नहीं है। पर इतने सारे जो यात्री थे वो कनाडा में बस ऐसे आके लौटने के लिए तो आए नहीं थे, वो कनाडा में घुसने के लिए आए थे। तो उन्होंने अपनी शिप वहां पे रोकी और जो वैंकूवर में ऑलरेडी जो सिख आबादी थी उन्होंने इकट्ठा करके कुछ पैसे बनाए और उस पैसे से उन्होंने एक लॉयर को हायर किया। इस लॉयर का नाम था जे एडवर्ड बर्ड। इस लॉयर से कहा गया कि आप कनेडियन सरकार से दरख्वास्त कीजिए, उनसे गुजारिश कीजिए कि ये जो यहाँ पे शिप आ गई है इसको कनाडा में आने दिया जाए। अब 8 हफ्तों तक ये शिप यहाँ पे खड़ी रही, बट जो आसपास जो पुलिस लोग थे, जो कनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने पानी तक पीने के लिए इनको नहीं दिया। और तो और 19 जुलाई को 160 कनेडियंस, कुछ इसमें से इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, वो इस शिप पे चढ़ गए इन सारे लोगों को भगाने के लिए और शिप को वापस भेजने के लिए। बट जो शिप पे लोग थे उन्होंने लड़के इन कनेडियंस को वापस भेज दिया। 2 दिन के बाद इस शिप को आके घेर लिया कनेडियन नेवी ने, और साथ ही साथ ये जो कनेडियन लॉयर था जिनको उन्होंने हायर किया था अपनी मदद करने के लिए, इसको भी धमकी आने लग गई कि अगर तुमने इनकी मदद की तो हम तुमको मार देंगे। तो वो बंदा भी यहाँ से भाग गया। कनेडियन सरकार ने लगभग 20-22 लोगों को जो ऑलरेडी कनाडा में रह चुके थे पहले, उनको उतरने दिया और एक भी इंसान को अपनी कंट्री में आने नहीं दिया। अब जब ये शिप पूरी 2 महीने की यात्रा करके वापस इंडिया में कोलकाता पहुंची, वहां पे एक बार फिर से ब्रिटिश एम्पायर के लोग थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो जाके कनाडा में किया है वो हमारे खिलाफ बगावत है, और इसीलिए इन्हीं ब्रिटिश लोगों ने इस शिप के ऊपर गोलियां चला दी। इसके वजह से इस शिप में 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई और बाकी जितने भी लोग थे उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। बाबा गुरदीत सिंह को भी 1921 में ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट कर लिया। इसी वजह से इस घटना को पूरी कनेडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा काला धब्बा माना जाता है। तो साल 2016 में कनेडियन गवर्नमेंट ने, एक्चुअली कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस घटना के लिए ऑफिशियली माफी मांगी। Today I rise in this house to offer an apology on behalf of the government of Canada for our role in the Komagata Maru incident. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियन को सब्सक्राइब जरूर करें।